हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज से हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और ये टॉपिक है जेनेटिक्स का। तो जेनेटिक्स का पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बाद स्टार्ट होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ पार्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट वीडियो डले हुए हैं, अगर ज़रूरत है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर बाय लेक्चर मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, और जेनेटिक्स फन वे में कैसे आसान वे में समझा जा सकता है और याद रखा जा सकता है, और हर टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो कि नीट एग्जामिनेशन में आते हैं, और सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द जेनेटिक्स एंड इम्पोर्टेंट रिसर्चेस एंड जेनेटिकल टर्म्स डिस्कस करेंगे। ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर जगह पूरे जेनेटिक्स में ये टर्म आते हैं, इसलिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। और ये रिसर्चेस तुम्हें याद रखने होंगे, जो हर जगह क्वेश्चन में एमसीक्यू बन के आते हैं, वो मैं एक साथ लिख दिया हूँ। और फिर चलेंगे मेंडलिज्म में, जो कि कॉन्सेप्ट हमें बनाता है, ठीक है। पूरा मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट है और जेनेटिक्स ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आया और याद करने का तरीका डेवलप करते जाओ, और क्वेश्चन करने का तरीका होता है वो डेवलप करते जाओ, तो जेनेटिक्स आसान हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेनेटिक्स। व्हाट इज द जेनेटिक्स? Genetics is basically the study of inheritance and variations. Heredity and variations. What we have heredity and variations. ठीक है, हेरिडिटी भी समझेंगे, वेरिएशन भी समझेंगे अगले वाले स्लाइड में, ठीक है। अभी के लिए जेनेटिक्स जो टर्म था वो किसने दिया था? डब्ल्यू बैटसन, और 1905 में दिया था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको बोलते हैं ग्रीगर जॉन मेंडल को, ठीक है। हेरिडिटी, चलो हेरिडिटी बताता हूँ। हेरिडिटी क्या होता है कि स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ कैरेक्टर ऑफ, जैसे कि स्टडी इज बेसिकली इनहेरिटेंस, ठीक है। एक बेसिकली इनहेरिटेंस है, मतलब जो भी कैरेक्टर होता है, ठीक है, मीन्स मान लो हाइट का कैरेक्टर है, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन होता है अलग जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। उस हाइट का इंफॉर्मेशन जो होता है वो जीन कहाँ लोकेट होता है? डीएनए में। वो कैरेक्टर जो होता है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होता है हेरिडिटी। इसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। इट इज बेस्ड ऑन लाइक बिगेट्स लाइक, ठीक है। और 3 कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज 3 कंडीशन जो रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले तो देखो यार, ये तो जीन, ये तो डीएनए है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जीन होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होता है। तो बताओ, जीन्स प्रेजेंट होगा तभी तो आगे इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर लाने के लिए जीन्स प्रेजेंट होनी चाहिए, और जीन्स को अगर प्रेजेंट है तो अपने आप में एक्सप्रेस होना चाहिए। मीन्स अगर ये हाइट का जीन है तो ये हाइट में एक्सप्रेस होना चाहिए अगले जनरेशन में, ठीक है। और इसके लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी रोल करता है, ठीक है। चलो, तो इन रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, जैसा कि मैंने बोला कि ग्रीगर जॉन मेंडल, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स पूछे तो डब्ल्यू बैटसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू बैटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो कि कौन कौन सा टर्म दिया था? हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, उसने बताया था फर्स्ट फीलियल जनरेशन एंड सेकेंड फीलियल जनरेशन, एंड एज यू नो जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन आल्सो बाय फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, दैट इज डब्ल्यू बैटसन। एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, देखो ये सब जेनेटिक्स जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग आ रहे थे, और अब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कौन है? टीएच मॉर्गन। भाई साहब बहुत ही रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी लाया था ये टीएच मॉर्गन भी, ठीक है। इसने लिंकेज को समझा था। अगर इसने नहीं कुछ काम किया होता तो आज तक हम लोग मेंडल के लॉ पे ही चलते रहते और आगे जेनेटिक्स नहीं बढ़ पाता, ठीक है। इसलिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। और ये डिस्कवरी और रिकॉम्बिनेशन के बारे में समझाया था, ठीक है। और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? ए गैरोड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं। इसने डिस्कवर किया था फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं अल्कैप्टोन्यूरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? एंजाइम का डेफिशिएंसी होता है। कौन सा एंजाइम? देखो सबसे पहले होमोजेनेटिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं फ्यूमेरिक एसिड। कौन सा एंजाइम? होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज। कौन सा?
होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज ये इसको कन्वर्ट करता है, बट अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए तो ये फ्यूमेरेट में चेंज नहीं होगा होमोजेनेटिक एसिड। तो ये जो अल्केप्टिनूरिया होता है इसमें होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम का डिफिशियंसी होता है, दैट्स व्हाई ये डिजीज इसने फर्स्ट टाइम देखा था, इसे बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या होता है? ब्लैक यूरिन डिजीज, ठीक है। और इसने कॉन्सेप्ट एक और दिया था कि वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, अगर कोई भी वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, याद रखना, इसको समझने के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जाकि जीन म्यूटेशन का, ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। अभी याद रखो कॉन्सेप्ट कौन दिया था, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, अब जीन क्या होता है? जीन एक चीज है कि जीन क्या प्रोवाइड करता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कोई भी कैरेक्टर को लाने के लिए, ठीक है। जीन क्या प्रोवाइड करता है? कोई भी कैरेक्टर को लाने के लिए। और जो कैरेक्टर एक्सक्यूट होता है, जो कैरेक्टर बाहर आता है, वो किसके कारण होता है? इन्वायरमेंट के कारण। ये बात ध्यान रखना, जो जीन होता है ना, वो जीन अपॉर्चुनिटी देता है कोई भी कैरेक्टर को लाने के लिए, जीन से ही कैरेक्टर आता है ना, ठीक है। तो बट वो कैरेक्टर का एक्सक्यूट कौन कराता है? इन्वायरमेंट। इसीलिए ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीन प्रेजेंट होना चाहिए और जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए। आई बात समझ में? चलो नाउ डिस्कस अबाउट द वेरिएशन। वेरिएशन में का सबसे पहले डेफिनेशन है डिग्री ऑफ द differences among the member of species। डिग्री ऑफ डिफरेंसेस among the member of species। अब बताओ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टर जाता है तो सेम कैरेक्टर तो जाएगा नहीं, वेरिएशन उसमें होना प्रेजेंट है, वेरिएशन हमेशा होता है, ठीक है। या तो हेरिटेबल होता है या नॉन हेरिटेबल होता है, ठीक है। और ये हमेशा वेरिएशन उसी में आता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, मोस्टली उसमें वेरिएशन को देखा जाता है, ठीक है। और क्या होता है? हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल भी हो सकता है, ठीक है। दो तरह के वेरिएशन होते हैं, पहला तो है सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, एंड दूसरा है जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। ये दो तरह का म्यूटेशन होता है, सॉरी वेरिएशन होता है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल सी बात है, जो सोमैटिक वेरिएशन होता है वो वेरिएशन कहाँ होता है? कहाँ होता है वेरिएशन? सोमैटिक सेल में। कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में होता है। बट ये कहाँ होता है? जर्म सेल में होता है। जर्मिनल वेरिएशन कहाँ होता है? जर्म सेल में होता है, ठीक है। ये जो जर्म सेल होता है इसका ही रोल होता है, ये वेरिएशन का ही रोल होता है इवोल्यूशन में, ठीक है। लेकिन जो सोमैटिक वेरिएशन होता है इसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, अब ये जो वेरिएशन है ये नॉन इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस बोलने का क्या मतलब है? जो नॉन इनहेरिटेंस होता है ये नॉन एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है? नॉन एक्वायर्ड। जो हमने मुझे तो देखो कैरेक्टर तो आना ही है, जैसे कि हाथ पाँव का कैरेक्टर आना ही है, ठीक है। हाथ पाँव का साइज बढ़ना, ये सब कैरेक्टर ये नॉन इनहेरिटेबल, क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स का काम होते हैं, ठीक है। लेकिन बताओ जो इनहेरिटेबल होते हैं वो किस में होता है? वो जर्मिनल वेरिएशन में होता है, ठीक है। वो जर्मिनल वेरिएशन में होता है। तो ये बताओ कि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है या फिर इनहेरिटेबल है? मीन्स हेरिटेबल है या इनहेरिटेबल है? ये इनहेरिटेबल है और ये नॉन इनहेरिटेबल है। क्या है? नॉन इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेबल। लिख लेना, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन इनहेरिटेबल इसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्लाइड बनाऊं वैसे वैसे लिखते जाना और राइट डाउन करते जाना, बहुत अच्छा जेनेटिक्स होने वाला है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने सारा सीरीज डाला हूँ वैसे ही जेनेटिक्स का सारा सीरीज डलाएगा। दैट्स व्हाई you will become a some difference among the other students, okay। just follow my concepts and follow the basic concept always। देखो ऑलवेज प्रेजेंट, वेरिएशन हमेशा प्रेजेंट होगा भाई, बिना वेरिएशन का कुछ काम ही नहीं होता, ठीक है। तो ये लिख लेना, गलती से मिट गया वीडियो पीछे करके, ठीक है। चलो
अब बताओ सोमैटिक वेरिएशन का सिग्निफिकेंस बताओ, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इसका सिग्निफिकेंस होगा ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कोई भी इन्वायरमेंट के कंडीशन ये सोमैटिक वेरिएशन के कारण ये सरवाइव कर सकता है, बट जर्मिनल वेरिएशन में ये बिना मतलब ये सरवाइव नहीं कर सकता। बिना जर्मिनल वेरिएशन ही सिर्फ हो तो ऐसा कोई सरवाइव नहीं करता। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिविजुअल को बेटर फिटेड बनाता है, बेटर फिट करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, इवोल्यूशन में पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, तो वो चीज इसमें आता है जर्मिनल वेरिएशन में उभर के। ठीक है, और हाँ, और इसको स्टडी करने के लिए पॉपुलेशन लेवल हमेशा रिक्वायर्ड, मीन्स हमेशा पॉपुलेशन लेवल पे ही स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, चलो नाउ अब चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जेनेटिकल टर्म्स। देखो ये सब चीजें इससे पहले सब कुछ बताते हैं, बट याद रखने की चीजें कुछ कुछ। ठीक है, कभी पढ़े भी हो गए ये सब। ठीक है, चलो अब जेनेटिकल टर्म्स डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत कंफ्यूजन आते हैं सभी को। ठीक है, तो आराम आराम से चलते हैं इसमें। ठीक है, बताओ कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर इज अ सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल फीचर्स विच प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ जीन। कैरेक्टर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर, सिंपल सी बात है। जैसे बताओ स्टेम का जो हाइट होता है, फ्लावर का कलर होता है, ये सब कैरेक्टर है। ठीक है, बट अगर बोल दे एक सिंपल चीज कि ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। ठीक है, तो बताओ ये हाइट क्या है? ये हाइट इज अ करेक्टर, बट टॉल एंड ड्वार्फ इज अ व्हाट? टॉल एंड ड्वार्फ इज अ ट्रेट, अलग अलग ट्रेट है ये। ठीक है, तो ये कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म्स को ही क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। ओके, ड्वार्फ एंड टॉल एंड ड्वार्फ इज द ट्रेट। चलो, एट इंडिविजुअल लेवल द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेट इज सेम, बट पॉपुलेशन लेवल इट्स मीनिंग इज डिफरेंट। देखो ये कैरेक्टर ना, देखो जो पॉपुलेशन लेवल पे इसको डिस्कस, इसका मीनिंग अलग हो जाता है, हर चीज डिफरेंट हो जाता है पॉपुलेशन लेवल पे। ठीक है, इसीलिए अलग से एक जेनेटिक्स पढ़ते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, जिसमें हार्डी विनवर्स लॉ आता है। ठीक है, उसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन करता है ये सब चीज। ठीक है, हर चीज अच्छे से डिफाइन करता है वो। बट अभी के लिए जो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो मीनिंग ऑफ द कैरेक्टर एंड ट्रेट इज सेम होता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे कैरेक्टर एंड ट्रेट सेम होता है, बट पॉपुलेशन लेवल पे जाए, मीन्स पॉपुलेशन लेवल का मतलब क्या है? देखो जैसे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, हाइट का, ठीक है, स्टेम की हाइट का, स्टेम की हाइट का स्टडी कर रहा हूँ। अगर मैं एक इंडिविजुअल से, एक ये पौधा है एक ये पौधा है, इस दोनों को के बारे में मैं कंपेयर करूँ, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे अकॉर्डिंग कंपेयर हो रहा है। मतलब क्या कह रहे हैं कि इसमें कैरेक्टर जो आएगा, इसमें कैरेक्टर आएगा, और ये कैरेक्टर जो ट्रेट देगा वो कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर ये हाइट है, इस जितना इसका हाइट है 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको हाइट को क्या बोलेंगे? 3.7 सेंटीमीटर इसका हाइट है। ठीक है, मतलब लॉन्ग है, इसका भी 3.7 सेंटीमीटर। मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे कुछ पता नहीं चलता, बट सेम ही चीज होते हैं। लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे क्या होता है, इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि कैरेक्टर, बहुत सारे प्लांट है इसमें, अब यहाँ पे बहुत सारे प्लांट है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट है यहाँ पे। अब बताओ, अब सबका एक साथ स्टडी करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर में कौन सा? टॉल का स्टडी करेंगे अलग से, और इसमें, ठीक है, टॉल का स्टडी करेंगे और इसमें अलग से शॉर्ट का स्टडी करेंगे। ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ का स्टडी करेंगे। ठीक है, दो चीज का स्टडी अलग अलग करेंगे, तो इसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है फिर। ठीक है, अभी और आगे अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी देखते जाओ बस। चलो नाउ अब देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है बहुत से। ठीक है, तो अब अच्छे से देखना। ठीक है, एलील एंड एलिमॉर्फ आर सेम थिंग। ठीक है, सबसे पहले बताओ कि एक चीज याद रखो, एलीलिक जीन प्रेजेंट ऑलवेज ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या? एलीलिक जीन ऑलवेज प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बात दिमाग में फिट कर लो। एलीलिक जीन ऑलवेज प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। भाई ये बात ध्यान में रख लिया ना, तो सब कोई एलील में कंफ्यूजन नहीं आएगा एलीलिक जीन समझने में। ठीक है, चलो दूसरा बात,
नॉन एलिलिक जीन, इसका उल्टा बात है, ठीक है। नॉन एलिलिक जीन, नॉन एलिलिक जीन may be present on homologous और नॉन homologous क्रोमोसोम। ये ऑलवेज है, ठीक है, ये ऑलवेज, ठीक है। बट नॉन एलिलिक जीन है वो भाई साहब होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मे बी प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन homologous chromosome. That's the point you have to remember in your mind. देखो कहते क्या है जीन, एलील क्या होता है? एलील क्या होता है? एक अल्टरनेट फॉर्म है जीन का, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि क्या करता है, इनहेरिटेंस, कोई भी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। कैसे करता है? देखो ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों, ठीक है। अब बताओ ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो ये अल्टरनेट फॉर्म, ये एक जीन है, एक ये जीन है, ये दोनों फॉर्म क्या हो गया? एक अल्टरनेट फॉर्म हो गया, ठीक है। एक शॉर्ट होगा तो एक ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो भाई साहब ये अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों जीन अल्टरनेट फॉर्म है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एलेलिक जीन। और क्या है? एक होमोलोगस क्रोमो प्रेजेंट है। बट ये दोनों जीन जो है ए और टी जीन नाम देते हैं, ए और टी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। देखो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं नॉन एलेलिक जीन। बट अगर बात करें ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों बताओ कि ये एलेलिक जीन है नहीं है, ठीक है। अब ये क्या चीज से अराइज होते हैं? म्यूटेशन के कारण अराइज होते हैं जीन, ये याद रखना, एलील, ठीक है। तो ये किसी कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर को बताता है। आई बात समझ में? ठीक है बात। चलो एलेलिक जीन ये हो गया। बट मैंने एक और बात बोला कि एलेलिक जीन में भी प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो ये नॉन एलेलिक जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नॉन एलेलिक जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि एलेलिक जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नॉन एलेलिक जीन में भी प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आई बात समझ में? अब देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एलील है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। क्या? एलील हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। एलील ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। जैसे कि बताओ कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी में जो एग्जांपल दिया था, ये क्या है? एक एलील है। बट जो कैपिटल टी इंडिविजुअल जो है वो क्या है? ये कैपिटल टी इंडिविजुअल क्या है? ये स्मॉल टी इंडिविजुअल क्या है? एक जीन है और ये जीन है। बट ये अल्टरनेट फॉर्म है। ये कैपिटल टी डोनेट करता है, क्या कैपिटल टी? सॉरी, कैपिटल टी डोनेट्स द, जो बड़ा प्लांट होता है, ठीक है, लॉन्ग प्लांट, टॉल प्लांट, एंड स्मॉल टी क्या डोनेट करता है? ड्वार्फ, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट फॉर्म है ना दोनों, और जो अल्टरनेट फॉर्म होता है उसी को तो एलील बोलते हैं। हाँ ये बात सही है, ठीक है। अब बात समझ में आई? इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी दिया है, इसको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में क्वेश्चन भी आएगा। चलो जीन क्या है? एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, सबको पता है, फॉर अ कैरेक्टर व्हिच गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू गैमेट्स के थ्रू जाता है, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, कैन फॉर्म आरएनए एंड प्रोटीन। देखो ये जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट। बताओ ये डीएनए, इस पे क्या होगा? जीन, ठीक है। इस पे जीन प्रेजेंट है, इससे क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, ठीक है। प्रोटीन से क्या बनेगा? जो भी उसका करेक्टर लाना होगा, ठीक है, वो प्रोटीन उसका सॉल्व करेगा, ठीक है। ऑल एलील्स आर जीन्स बट ऑल जीन्स आर नॉट। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, याद रखना। कैसे? देखो
सभी एलील्स क्या होते हैं, जीन होते हैं, ठीक है। मैं बोला कि जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, बट बताओ ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्या सभी एलील, ये एक एलील है तो ये एलील के अंदर ही तो जीन है ना, ठीक है, समझने के लिए बोलो कि एलील के अंदर ही दो जीन है, ठीक है। बट एक बात बताओ, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये अकेला एक जीन अलील हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए बोला जितने भी अलील्स होते हैं, सॉरी जितने भी जीन्स होते हैं वो एलील नहीं होते, ठीक है। ऑल जीन्स आर नॉट एलील, अंडरस्टैंड। इसी तरह से जितने भी जीन्स होते हैं वो डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए पे क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जीन्स क्या हो गया, डीएनए। बट एवरी डीएनए इज नॉट जीन। अब बताओ ये जो डीएनए है इस पे हर जगह जीन तो नहीं होता ना, फंक्शनल जीन का बात कर रहा हूँ मैं, फंक्शनल जीन हर जगह तो नहीं होता, इसीलिए हर डीएनए को हम लोग जीन नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? चलो इसको लिख लेना, ठीक है। मेरे स्लाइड ओपन करते ही वीडियो पॉज करके फिर लिखना, फिर समझना, ठीक है। अब देखो एक चीज आता है फैक्टर। फैक्टर इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो कि मेंडल ने यूज किया था जीन के जगह पे। अरे एक चलो, होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ द सिमिलर एलील ऑफ अ जीन इन अ डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ये हमेशा प्रोनाउंस कब होता है? डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। तो इसका डेफिनेशन लिखो, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील ऑफ अ जीन, किसका? जीन का, इन अ डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील। अब किसी बच्चे को, हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक एलील है, ठीक है, ये एक एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, किस जीन का? एक जीन का, किसका? या तो इसका किसी एक जीन का एलील है ये, ठीक है, डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी या स्मॉल टी, ठीक है। हेटेरोजाइगस का एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर जीन इन अ डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये एक एलील है होमोजाइगस, ठीक है। तो ये होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कब हो सकता है? ये हेटेरोजाइगस है, क्या है? हेटेरोजाइगस। ये डिसिमिलर जीन है, ये जीन और ये जीन अलग अलग है, ये टॉल के लिए है और ये ड्वार्फ के लिए है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो बात ध्यान में रखना क्या, कि कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ डिसिमिलर। इसी तरह से अब बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होगा? हेटेरोजाइगस, ठीक है, और स्मॉल ए क्या होगा? होमोजाइगस। सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होगा? होमोजाइगस, ठीक है। तो ये सब डिनोट करने का तरीका होता है। अब चलो हेमीजाइगस, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेमीजाइगस इज द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल जीन फॉर अ जीन, सॉरी हेमीजाइगस इज द सिंगल एलील, means presence of single allele for a gene in a diploid organism which are not present in homologous chromosome, ठीक है। ये मोस्टली प्रोनाउंस होता है किसमें? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो, प्रेजेंस ऑफ सिंगल जीन, सॉरी सिंगल एलील, मैं जीन क्यों बोल रहा हूं, एलील for a gene in diploid organism which is present in, most important, non-homologous region of X and Y क्रोमोसोम, ठीक है। चलो देखो ये बताओ, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक ये क्रोमोसोम है। बताओ इस पे जीन ए बी सी मैंने लिख दिया, इस पे डी और ई लिख दिया, इस पे लिखो पी और क्यू,
क्या लिखो, P एंड Q, और इस पे लिखो कैपिटल स्मॉल t। ठीक है, अब देखो 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 देखो, बताओ ये हमारा X है और ये Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम छोटा होता है, सबको पता है। ये नॉन होमोलोगस क्या है, नॉन होमोलोगस रीजन है। और ये क्या है, जो ये इतना पार्ट है ना, ये इतना पार्ट होमोलोगस रीजन है। ठीक है, ये नीचे वाला साथ साथ है ना, ये देखो, ये नॉन होमोलोगस रीजन है। ठीक है, तो ये नॉन होमोलोगस रीजन है। तो ये जो जीन है ये क्या है, आपस में हेमीजाइगस है। ठीक है, तो ये किस में मोर प्रोनाउंस होता है, मेल इंडिविजुअल में। मेल इंडिविजुअल जो होता है, मेल इंडिविजुअल में ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन। भाई साहब ये ज्यादा अच्छा से कब समझ आएगा, जब मैं सेक्स लिंकेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस अभी याद रखो, ये याद रखो कि मेल इंडिविजुअल में हेमीजाइगस प्रोनाउंस होता है अच्छे से। ठीक है, चलो ये वही चीज लिखा है। ठीक है, चलो फिनोटाइप क्या होता है। देखो जो फिनोटाइप, जो हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो सामने से देखते हैं वो फिनोटाइप, बट उसी चीज को हम लोग जेनेटिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, बट जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बताओ, फिनोटाइप इज एग्जाम्पल, इसका क्या होगा, हाइट। इसका एग्जाम्पल हाइट होगा, कलर होगा, ठीक है, या शेप होगा। ठीक है, बट अगर उसी में बोल दे हाइट के लिए जीनोटाइप क्या होगा, हाइट के लिए जीनोटाइप होगा या तो कैपिटल टी। हाइट के लिए अगर जो लॉन्ग है, ठीक है, जो लॉन्ग है उसके लिए क्या होगा, कैपिटल टी। जो लॉन्ग है उसके लिए क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो स्मॉल टी ये सब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का तरीका है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप होता है कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का। ठीक है, ये हाइट के लिए कैरेक्टर है, ये भी हाइट के लिए कैरेक्टर है। ठीक है, और इसको किसने दिया था टर्म, एग्जांपल लिख लेना भाई वीडियो को पीछे करके। ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉन सेन। कौन दिया था, जॉन सेन। ठीक है, बताओ फिनोकॉपी क्या होता है। फिनोकॉपी देखो, अंडर नॉर्मल कंडीशन different genotype should have ability to express different phenotype, but by changing the condition of environment, when they become the same, they will be treated as phenocopy। ठीक है, देखो क्या होता है, इंग्लिश बोलती है समझ नहीं आएगा तुम्हें, बट क्या होगा देखो, जैसे कि कंडीशन सेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिनोटाइप और फिनोकॉपी। फिनोकॉपी कब बनाता है, फिनोकॉपी कब बोलेंगे, देखो अगर बहुत सारे जीनोटाइप है, ठीक है, अलग अलग तरह से अलग अलग फिनोटाइप देते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे बताओ, एक ये जीनोटाइप है कैपिटल टी, ये क्या देगा, टॉल देगा। अच्छे समझना, ठीक है, शांति से सुनना। और स्मॉल टी क्या देगा, ड्वार्फ। अभी डेफिनेशन मत पढ़ो, ड्वार्फ देगा। ठीक है, बट अगर इसमें बता दो कोई ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन डाल दे ताकि ये टॉल हो जाए, क्या हो जाए, टॉल। और तुम्हें पता है ड्वार्फ के लिए हम लोग कौन सा एसिड करते हैं, जिब्रेलिक एसिड हम लोग स्प्रे करते हैं। अगर जिब्रेलिक एसिड अगर स्प्रे कर दिए तो भाई साहब देखो, ये कैपिटल टी ड्वार्फ दे रहा था, अब क्या दे रहा है, टॉल प्लांट दे रहा है। तो मतलब बाद में जाके इसका जो फिनोटाइप है वो क्या हो जा रहा है, सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंट जीनोटाइप, ये देखो ये दोनों डिफरेंट जीनोटाइप है, अलग इन्वायरमेंट कंडीशन दिया जाए, इसमें तो भाई साहब जिब्रेलिक एसिड नहीं दिया, बट इसमें तो दिया, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में, देन दे प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप। अगर वो सेम फिनोटाइप दे रहे हैं, मींस टॉल दे रहे हैं, तो वो क्या है, आपस में फिनोकॉपी है। मतलब ये दोनों को क्या बोल सकते हैं, फिनोकॉपी। आई बात समझ में, एक बार फिर, फिनोकॉपी अलग अलग जीनोटाइप एक अलग इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, मतलब एक को जिब्रेलिक एसिड दिया, एक को नहीं दिया, सॉरी एक को नहीं दिया, एक को दिया, लास्ट वाले को, ड्वार्फ वाले को। अगर वो सेम तरह के फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ये भी टॉल कर रहा है और ये भी टॉल कर रहा है, तो मतलब ये आपस में ये दोनों क्या हो गया, फिनोकॉपी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल बताओ, ये एग्जांपल लिख लेना वीडियो को पीछे करके। ठीक है,
एक और एग्जांपल, अगर बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी क्या देगा, ड्वार्फ, ठीक है, और कैपिटल टी ये क्या दे रहा है, ड्वार्फ। अगर ये भी ड्वार्फ दे रहा है, ठीक है, अगर इसमें भी कुछ अलग इन्वायरमेंट में डाल दिए, ये तो टॉल दे रहा है, ठीक है, अब इसको इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर डिफरेंट कर दिए तो ये क्या देगा, ड्वार्फ, कुछ ऐसा चीज कर दो जो ड्वार्फ दे, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपस में, फिनोकॉपी। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट वर्ड है हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस। Superiority of offspring over its parents is called hybrid vigor. It's developed due to the heterozygosity. ये heterozygosity के कारण आता है और ये सब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है दूसरे चैप्टर में, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री वाले चैप्टर सब में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो अच्छे से वहाँ पे समझाया जाता है। मैं अभी इसलिए लिखे हो टर्म को दिखाने के लिए, ठीक है। हाइब्रिड विगर कैन बी मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप। जो हाइब्रिड विगर है वो ज्यादातर मेंटेन किया जाता है वेजिटेटिव, ऐसा याद रखना भी, ठीक है, बाकी सब पढ़ाया जाएगा मैं उस चैप्टर में, ठीक है। लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर ड्यू टू इनब्रीडिंग कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, ये इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। अब बताओ ऑफस्प्रिंग क्या होता है भाई। अब जो मेन इंपॉर्टेंट था वो चला गया, वो सब डिस्कस हो गया। अब छोटी छोटी डिफिनेशन है, उससे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग इज द प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोजेनीज प्रोड्यूस को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। सिबलिंग क्या होता है, प्रोजेनीज प्रोड्यूस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, अलग अलग टाइम इंटरवल पे जो प्रोजेनीज बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। तो सिबलिंग इज द अदर फॉर्म ऑफ सिबलिंग इज द फॉर्म ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जीनोम, जीनोम इज द सम टोटल ऑफ, जीनोम मतलब ऐसे ही टोटल जीन, ठीक है, जो हैप्लॉइड में सेटअप क्रोमोसोम में होते हैं, ठीक है। जीन पूल क्या होता है, जब जीनोम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन लेवल पे, इसी को अगर स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन लेवल पे तो क्या बोलते हैं, जीन पूल, क्या बोलते हैं, जीन पूल। इनब्रीडिंग, देखो अगर क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स के बीच में जो क्रॉस होता है बट स्पेसीज क्या होना चाहिए, सेम, उसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। अब भाई साहब एक ही स्पेसीज के बीच में बार बार क्रॉस होगा तो भाई साहब ड्यू टू इनब्रीडिंग ड्यू टू द होमोजाइगोसिटी क्या बढ़ जाएगा और हेट्रोजाइगोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो कि इस टाइप का चीज कहाँ देखा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन में, और इज द टाइप ऑफ इनब्रीडिंग। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ इनब्रीडिंग बिकॉज एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, ठीक है, तो ये सेल्फ ब्रीडिंग ना कि इसमें होगा, एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में हो जाएगा, ठीक है, सेम प्लांट में, तो ये क्या होता है, सेम तरह के हेट्रोजाइगो, सेम तरह के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, दैट्स व्हाई इसमें इनब्रीडिंग डिफिनेशन आता है, ठीक है। आउटब्रीडिंग का होता है जब क्रॉस मेड बाय द डिफरेंट डिस्टिंक्टली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज, अलग अलग, उसका उल्टा है। आउटब्रीडिंग के कारण क्या, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ जाएगा, होमोजाइगोसिटी डिक्रीज होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग, सिंपल सी बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, वन ऑफ द आउटब्रीडिंग क्रॉस शुड बी प्रोमोटेड। आउटब्रीडिंग क्रॉस को प्रोमोटेड किया जाता है, लेकिन इनब्रीडिंग क्रॉस को प्रोहिबिट करना चाहिए। जो क्लोजली रिलेटेड मैरिज होता है ना, उसमें आउटब्रीडिंग, उसमें जो पॉपुलेशन में शुड नॉट बी क्लोजली रिलेटेड मैरिज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ता है, और रेसेसिव, जितना भी हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा रेसेसिव कैरेक्टर आएगा, अनडिजायरेबल डिजीज कैरेक्टर आने लगेगा, ठीक है। ये कैपिटल टी इज अ रेसेसिव कैरेक्टर एंड लीड्स टू द अनडिजायरेबल कैरेक्टर आल्सो, ठीक है। जो ज्यादातर म्यूटेशन शो होते हैं वो रेसेसिव कैरेक्टर में ही ज्यादातर म्यूटेशन शो होते हैं, दैट्स व्हाई रेसेसिव कैरेक्टर आना इज अ बैड थिंग, ठीक है। अब एक साहिवाल काऊ जो है वो कहाँ रहता है, ब्रीड ऑफ द कैटल है, जो कि डेयरी प्रोडक्शन में हमेशा यूज करता है, ये पंजाब में रहता है, कहाँ रहता है, पंजाब में, ठीक है। आई बात समझ में, इंडियन काऊ ब्रीड है, और ये साहिवाल काऊ जो है वो पंजाब के प्रोविनेंस से ऑब्टेन्ड हुआ है एंड अराइज फ्रॉम द आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एंड ऑल्सो इट्स डोमेस्टिकेशन फ्रॉम, it is domesticated from ancestral wild cow, you know ancestral wild cow, okay। then heredity, अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं कहाँ, हेरिडिटी पे, कहाँ, हेरिडिटी। देखो हेरिडिटी में बताया था, हेरिडिटी क्या एक्सप्लेन करता है, लाइक बिगेट्स लाइक। देखो अब सारा चैप्टर है प्री मेंडलिज्म पे, मेंडलिज्म पे और पोस्ट मेंडल, ये मेंडलिज्म से पहले का काम, ये मेंडलिज्म, आज प्री मेंडलिज्म पढ़ेंगे और छोटा सा पार्ट है, और मेंडलिज्म का कुछ डिस्कशन पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट नहीं, मेंडलिज्म कल पढ़ेंगे, आज प्री मेंडलिज्म तक के रखते हैं, ठीक है।
अच्छा, आज ही मेंडलिज्म है। चलो अभी बताते हैं सब, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, तो इसमें तीन चीज पढ़ना है। ये पोस्ट मेंडलिज्म पूरा लिंकेज है और आगे सेक्स लिंकेज सब कुछ आगे डिस्कस करता है, ठीक है। तो ये सब चीज अभी पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। प्रो प्री मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग देखो, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पे ये बेस्ड होता है, और ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट आया। कुछ साइंटिस्ट जो है वो इसके फेवर में नहीं थे, एंड इट इज रिजेक्टेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, और ये रिजेक्ट क्या किए, कौन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा रिजेक्ट किए? बाय फेमस साइंटिस्ट जैसे कि के जे कॉलुंटर। क्या नाम है? जे कॉलुंटर, जो कि किसने वर्क किया था? वर्कड ऑन टोबैको प्लांट। और नाइट, दूसरा क्या था? गॉस नाम है उसका। और तीसरा क्या था? डिग्राफ। ये सब तीनों जो है ये वर्क किए थे, वर्क ऑन पी प्लांट। धीरे धीरे देखो पी प्लांट पे वर्किंग स्टार्ट हो रहा था उस टाइम, ठीक है, ठीक है बात। तो प्री मेंडलिज्म में ये सब आ रहा था, और ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा रिजेक्ट किए थे। कौन कौन? जे कॉलुंटर, नाइट, ग्रॉस एंड डिग्राफ। आई बात समझ में? तो ये प्री मेंडलिज्म का थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट था। अब स्टार्ट होता है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म इज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द मेंडल ऑन जेनेटिक्स। चलो मेंडलिज्म अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। पूरा मेंडलिज्म, फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से डिस्कस करना है पूरे अच्छे से, क्योंकि उससे वो रिलेट है, ठीक है। मेंडलिज्म में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताता हूँ। अब मेंडलिज्म बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए अच्छे से एक बार वीडियो देखना, और जैसे जैसे लिखना वैसे वैसे लिखना। एंड वन थिंग इज दैट आई हैव टू फिट ऑन योर माइंड दैट हमेशा जो नोट्स बनाना ना कभी लाइफ में, तो वो हमेशा तुम रिवीजन इस तरह से करना ना कि फर्स्ट पेज से रिवीजन बना। जैसे कि आज जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, जेनेटिक्स का तुम लिख रहे हो स्टार्टिंग से, तो वो क्या करना, एक बार लिखते जाना, ठीक है। लिखना और लेक्चर देखना, लिखना लिखना। कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी किसी का भी नोट्स लिख रहे हो, वन थिंग इज रिमेंबर, ऑलवेज रिवाइज फ्रॉम द फर्स्ट पेज, वेदर यू हैव अ फर्स्ट क्लास और second lecture or third lecture or 10th lecture even, then always you have to remember from the first page or revise from first page, okay। तो फर्स्ट लेक्चर था आज का, और इसके बाद आएगा सेकेंड लेक्चर, जिसमें कि हम लोग मेंडलिज्म और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स अ जेनेटिक बेसिक पार्ट आई हैव डिस्कस्ड। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।